नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। देश में महिलाओं के खिलाफ हर रोज वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। देश का कोई ऐसा राज्य बचा नहीं होगा जहां महिलाओं के खिलाफ वारदातों को अंजाम न दिया गया हो। आधी आबादी के साथ जिस तरह से दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली के बुराड़ी में दिन दहाड़े एक महिला को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसे बचाने तक कोई नहीं आता। लोग तमाशबीन खड़े देखते रहते हैं। सवाल इस बात का है कि हमारा समाज, हमारा संविधान महिलाओं को समान अधिकार देता है, बावजूद इसके उन्हें जीने क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जो कामयाबी के शिखर पर पहुंच रही हैं, तो दूसरी ओर कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें समाज बढ़ने नहीं देना चाहता। उनके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? सवाल कई है जो हम दशकों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। आधी आबादी के साथ नाइंसाफी क्यों? क्या महिलाओं पर अत्याचार होता रहेगा? महिलाओं के साथ दोहरा रवैया कब तक? कानून में अधिकार, समाज में क्यों नहीं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बार बार जहन में आते हैं, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिल पाया। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता जिस दिन महिलाओं को निशाना ना बनाया जाए। समाज में मौजूद कुछ कुंठित लोग इन महिलाओं को बड़ी ही आसानी से शिकार बनाते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महिलाओं के खिलाफ हुए वारदातों के लिस्ट पर नजर डाली जाए तो हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। 16 दिसंबर बुलंदशहर गैंगरेप, दिल्ली के बुराड़ी में महिला की हत्या। ऐसी कई घटनाएं समाज को हर बार सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध थम नहीं रहा। कानून में भी बदलाव किया गया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात। आखिर आधी आबादी के साथ नाइंसाफी कब तक? एक और देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जो आसमान छू रही हैं। वो देश का नाम रोशन कर रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वाकई ऐसी महिलाएं समाज में उन महिलाओं के लिए नजीर हैं जो अपनी आवाज उठाने से कतराती हैं। ओके इंडिया ऐसी महिलाओं से अपील भी करता है कि वो उठे, अपने हक के लिए आवाज उठाएं, ताकि वो भी समाज में बेहतर जिंदगी जी सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ओके इंडिया। आज सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि लगातार देश के हर कोने में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सवाल इस बात का कि कानून हमें यह हक देता है कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, बावजूद इसके समाज में उन्हें रोका जाता है। कहीं पंचायतें बैठ जाती हैं तो कहीं घर वाले कहते हैं कि नहीं, लड़कों की बराबरी नहीं कर सकते और आपको समाज में यह स्थान मिलता नहीं। तो क्या महिलाएं घर में ही रहें, दबी कुचली रहें, उन पर अत्याचार होता रहे, रेप का शिकार बनती रहें, मार खाती रहें? बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कि आगे जा रही हैं, समाज को आगे लेकर जा रही हैं, समाज में नजीर पेश कर रही हैं उन महिलाओं के लिए जो दबी कुचली हैं। वाकई ऐसे महिलाओं के लिए सलाम यही कहेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं। शैलजा गुप्ता जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, हालांकि बाइक राइडर, इन्हें बाइक भी बहुत पसंद है। एक मूवमेंट लेकर ये चल रही है जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, सभी बाइकर्स इसमें शामिल है। देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा भी कर चुकी हैं। शैलजा जी, आपका स्वागत है। सवाल आपसे यही है कि आप महिला हैं और एक महिला के साथ एक नहीं कई सैकड़ों हजारों की तादाद है। अगर लिस्ट हम गिनने बैठ भी जाए तो शायद हम थक जाएंगे। लिस्ट जो है वो खत्म नहीं होने वाली, जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है देश में। आगे भी ये फेहरिस्त लंबी होगी। सवाल इस बात का है, कानून हमें हक देता है, समाज क्यों नहीं? ये दोहरा चरित्र क्यों?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात देखेंगे और कानून की बात देखेंगे तो हमारे पास इतना बड़ा पोता है जहाँ पे नारी के लिए लगता नहीं है कि कोई कमजोर रहने की कोई वजह है जी। और इतने हक हैं, इतनी फैसिलिटीज हैं। और आज की सरकार ने भी बहुत ज्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाया हुआ है, लेकिन ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं औरत का ही बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। जी। जो माँ होती है वो घर को बनाती है और घर से देश बनता है। तो अगर माँ के विचार ऊंचे होंगे और दोनों बच्चों को एक तराजू में बराबर से तोल के चलेंगी और कभी दो राय नहीं करेंगी कि बेटी तुम बेटी हो तुम बेटा हो, पहले भैया को खाना खिला दो बाद में आप खाना, अगर ये सोच वहीं से बदलेगी तो ही एक नारी बहुत शक्तिपूर्वक तरीके से आगे समाज में जा सकती है। जी। और दूसरा रोल इसमें ऑफकोर्स उनके पिता का भी होता है, जो पहले से ही बोल देते हैं कि आप बेटी हो, जरा आप नीचे आवाज में बात कीजिए, आप बेटी हो, आप अंधेरे में बाहर मत जाइए, बल्कि ये कहने के कि आप बेटी हो, आप बाहर जाओ, देखते हैं कौन आता है आपके सामने, हम आपके साथ खड़े हैं बेटा, घबराना मत, कोई होएगा तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे के आना, घबराना मत। ये लेसन मेरे पिताजी ने भी मुझे सिखाया था। हम भी बेटियां थी 3 अपने पिता की, लेकिन उन्होंने हमें कभी ये नहीं बोला था कि आप बेटी हो तो थोड़ा दब के रहना। ये भी नहीं सिखाया था कि जाके आदमियों का मुंह तोड़ के आना या उनके साथ दुर्व्यवहार करना, लेकिन ये सिखाया था कि इंसानियत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाना और अपने आसपास की जितनी भी महिलाएं हैं उनको मदद करना और खुद भी अपनी ही मदद करना। तो औरतों को इतना अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि कैसे भी सिचुएशन आए, कैसा भी वक्त आए, वो अकेली अपने खुद के ताकत से खड़ी होकर दुनिया के साथ लड़ सकती हैं, जूझ सकती हैं, हालातों को बदल सकती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर देश में इतनी सारी नेताएं हैं जो महिला रह चुकी हैं, तो वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचती। झांसी की रानी आज झांसी की रानी ना कहलाती, और झांसी की रानी तो बहुत पुरानी थी, जबकि प्रथा भी नहीं थी इतनी औरतों के आगे आने की। महिला अबला भी है, महिला चंडी भी है, चंडी भी है। देखिए हाँ, जैसे अब आप देखते हैं कि देवी के कितने सारे रूप हैं। एक पल में औरत बहुत कमजोर, निर्मल, सॉफ्ट हो सकती है और एक ही पल में वो एकदम शेरनी का रूप ले सकती है। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास ताकत की कमी है, लेकिन उसके अंदर भगवान ने प्यार करने की और निर्मलता की क्षमता ज्यादा बनाई है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं मात खा जाती है और जिंदगी में नीचे झुक के ज्यादा चलने लगती है। कुछ कुरीतियां हैं हमारे समाज की जो हमें चेंज करनी, बदलनी होंगी, क्योंकि समय बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है, सुनामी की तरह समय बदल रहा है। हम काफी कुछ, हमारा टेक्नोलॉजी भी टेक ओवर कर रही है, कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, इतनी चीजें बदल रही हैं समाज के अंदर कि अगर आज हम समाज खुद में अपना बदलाव नहीं लाएगा तो नारी शक्ति का शोषण होता ही चला जाएगा बार बार। और देख के कि ये बच्चियों का दिन रात इस तरह से कत्ल करना, उनके मुंह में एसिड डाल देना, सड़क पे चलते हुए औरत को 30 बार चक्कू खोप के मारना और समाज का आराम से वहां से साइड में यही समझना चाहते हैं शैलजा जी आपसे कि ये मानसिकता क्यों, ये कुंठित मानसिकता क्यों महिलाओं को लेकर? हमारे घर में भी अब छोटी बच्चियां हैं, किसी की बीवी है, किसी की बहन है, माँ है, बुआ है, कई रिश्ते होते हैं महिलाओं को लेकर। हम उस रिश्ते को अपना समझते हैं जो हमारे अपने होते हैं, लेकिन हम दूसरी महिलाओं को देखकर वो अजीब सा वो कुंठित जो दिमाग होता है वो जाग जाता है। ऐसा क्यों है समाज में? कुंठित दिमाग जाग जाता है, नहीं समझे आप? जो कुंठित मतलब मानसिकता उनकी इतनी गंदी होती है दूसरी महिलाओं को लेकर। देखिए, ये कुछ टेक्नोलॉजी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, 4 साल के बच्चों के हाथ में फोन हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि इस फोन में क्या क्या चीजें हैं। कहीं ना कहीं उसका एक्सप्लॉयटेशन भी है बहुत ज्यादा। सोच जो आदमी की कंट्रोल्ड होती थी वो अब अनकंट्रोल्ड हो गई है। नुक्कड़ पे जहाँ प्याऊ होते थे वहाँ दारू की दुकानें चलने लग गई हैं। आज 16 साल का बच्चा भी आराम से दारू खरीद के पी सकता है, जबकि एक जमाना था जब आदमी को 100 बार परिवार में बैठ के पीने के लिए भी सोचना पड़ता था कि मेरे बड़े बुजुर्ग साथ में तो नहीं बैठे, मुझे नहीं करना चाहिए ये काम। एक प्रथा थी कि जिसमें पैर छू के बच्चा अपनी माँ के घर से बाहर निकलता था, बड़ी बहनों की इज्जत से बात करता था। वो जमाना चेंज हो गया,
चेंज हो रहा है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता है ज्यादा मेरे ख्याल से। लेकिन इसमें मानसिकता जो है हम जितना वो ऊपर बढ़ते कंट्रोल जा रहे करनी हैं, हम पड़ेगी। जितना आगे बढ़ते हाँ। जा रहे हैं, मानसिकता तो वही है ना, हम नैरो वेस्ट माइंडेड जिसे कहते हैं, वो चीजें सामने आ रही हैं। हम जो वेस्ट का कल्चर ले रहे हैं वो टेक्नोलॉजी तो हमने अडॉप्ट कर ली, हमने मॉडर्निज्म अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हमने उनका जो सही तरीके से चलने का तरीका है वो नहीं अडॉप्ट करा लाइफ के आप अंदर। भी एक मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। मैं, हाँ जी, मैं वैसे तो 18 साल की उम्र से बाइक चलाने का शौक रखती हूँ और मेरे पतिदेव की वजह से और मेरे पुत्र की वजह से आज मुझे भी बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है इसके अंदर कि मैं अपने शौक को आगे ले जा सकूँ। और मैं बेसिकली वैसे तो हाउसवाइफ रही हूँ, 30 साल से मैं हाउसवाइफ ही हूँ, और लेकिन मैं सोशल वर्क करती आई हूँ काफ़ी टाइम से। और मेरे जो माता पिता थे वो भी फ्रीडम फाइटर्स थे और हम लोग, मैं भी सोशल वर्क करती आई हूँ 18 साल की उम्र से। बहुत लड़कियां जो हमने रेप के विक्टिम्स की रेस्क्यू करी हैं, रिहैबिलिटेट करी हैं और उनको जीने लायक बनाया है। और काफ़ी सारी एनजीओज हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इतना काम तो हम करते आए हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं अपने में विश्वास करती हूँ और इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और कमाल की बात ये देखिए, जब मैंने बाइक चलाना शुरू करा और मेरे बेटे ने मुझे हार्ले डेविडसन गिफ्ट में दी, तो मैं उस दिन समझ नहीं पाई कि ये मशीन मैं चलाऊंगी कैसे, क्योंकि वो चलती यजदी और राजदूत की तरह नहीं थी जो मेरे ज़माने में राजदूत और यजदी चलाते थे। लेकिन एक विश्वास था अपने अंदर कि नहीं, मैं इस मशीन को भी चला सकती हूँ। जब मैंने चलाना शुरू करा तो मुझे लगा वाकई में 2 साल मैंने उसको बहुत एंजॉय करा, बड़ा अच्छा लगा। ये क्लब कल्चर भी थोड़ा अच्छा ही है, लेकिन एक चीज़ देखने में आई कि बड़ा पेट्रोल और बड़ा समय और एक यूथ इतना इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि कमाल की चीज़ है देखने वाली। लेकिन साथ ही साथ मुझे जो ये कल्चरल चेंज आ रहा है, जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म की ग्रोथ हो रही है, जहाँ आदमी अकेला रहना चाहता है, परिवार से अलग रहना चाहता है। अब तो आने वाली जनरेशन में ऐसा लग रहा है कि शायद वो शादी के भी खिलाफ हैं, क्योंकि लिविंग इन रिलेशनशिप करना चाहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, खिलाफ हैं समाज के इस तरह की सभ्यता को आगे ले जाने में। अगर वही लोग एकजुट होके रहें तो शायद ये ताकत बन जाए देश की। तो मैंने कोशिश करी कि ये जो मोटरसाइकिल पे बच्चे, बूढ़े, जवान, हर सेगमेंट के लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, जैसे एक सर्विस क्लास ही नहीं, एक बिजनेस क्लास भी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी, एक डॉक्टर भी, एक लॉयर भी, हर जना रोड पे, हर जना मोटरसाइकिल चलाना चाहता है। 60,000 की मोटरसाइकिल से लेके 60 लाख तक की मोटरसाइकिल सड़क के ऊपर है आज की तारीख में। तो मेरा मन आया कि क्यों ना इनको सबको जोड़ा जाए इस सोशल कॉज के साथ में, जिसके ऊपर मैं काफी सालों से काम कर रही हूँ, और क्यों ना इन्हीं को ताकत बनाई जाए इसके लिए। और हैरानी की बात यह आप देखेंगे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आदमी लोग निडर होकर ये झंडा उठा के चल रहे हैं, जो मेरे पास ये लोगो लगा हुआ है इसमें, बाइकर्स अगेंस्ट वुमेन एक्सप्लॉयटेशन। जब भी मैं ये रैलीज निकालती हूँ हर स्टेट के अंदर, वो बड़े गर्व के साथ इस झंडे को लेके जाते हैं। और इतनी परसेंटेज अभी भी है हमारे समाज के अंदर होकर ये झंडा उठा के चल रहे हैं, जो मेरे पास ये लोगो लगा हुआ है इसमें, बाइकर्स अगेंस्ट वुमेन एक्सप्लॉयटेशन। जब भी मैं ये रैलीज निकालती हूँ हर स्टेट के अंदर, वो बड़े गर्व के साथ इस झंडे को लेके जाते हैं। और इतनी परसेंटेज अभी भी है हमारे समाज के अंदर आदमियों की जो इस चीज में बिलीव नहीं करते कि नारी का शोषण होना चाहिए, और वो ताकत रखते हैं इस बात को आगे ले जाने में और प्रमोट करने में कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। और इन्हीं की वजह से मैं इतनी रैलीज निकाल पाई हूँ। नहीं तो मेरे पास अगर औरतों की संख्या आप देखेंगे राइडर्स के अंदर तो ना के बराबर है। तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिलीज का प्रेशर होगा कि नहीं आगे जाना है आपने, या आप नहीं बोलेंगे आप कुछ भी जाकर, या जो भी होगा। मैं उस बात को समझ नहीं पाई पूरी तरीके से, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अभी भी औरतों का दम कहीं ना कहीं अंदर रुका पड़ा है, वो आवाज तक निकाल नहीं पाती हैं। वो घुट रही हैं, और घुटने वो का घुट रही हैं क्योंकि समाज का वो शिकार हो रही हैं ऐसे जो नैरो माइंडेड जो, क्योंकि देखिए घर में अगर सिखाया जाता है, अगर कोई ऐसा नहीं है, आप पेपर पढ़िए आज, एक फादर ने एक बेटी का रेप कर रहा है, ये क्या है, ये क्या समाज है। और मुझे किसी ने कहा कि जी ये तो बातें स्लम्स में होती हैं। कहाँ स्लम्स में होती हैं? दिल्ली मेट्रो सिटी है, स्लम नहीं है। यहाँ के झुग्गी झोपड़ी के अंदर भी एयर कंडीशन और टीवी लगा पड़ा है। आप किसको स्लम कहना चाहते हैं? अगर बॉम्बे के स्लम्स को आप स्लम्स कहते हैं तो आप गलत हैं। आप दिल्ली के स्लम्स को आप स्लम्स कहते हैं तो आप गलत हैं। वहाँ के बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन उनके पास जा रही है, एसी में वो बैठते हैं, मल्टी कलर टीवी वो देखते हैं, पिज्जा वो खाते हैं। तो फिर स्लम्स कहाँ से रह गए? स्लम्स तो इसलिए बन गए क्योंकि जगह नहीं है सिटी के अंदर बड़े बड़े घर सबको देने की,
इसलिए वो स्लम्स बन गए। और एजुकेटेड क्लास, हायर एजुकेटेड क्लास के अंदर भी आपको इसी तरह की हरकतें दिखेंगी जी। अब क्या है, एक क्लब कल्चर आ गया है, अब बहुत चीजें ऐसी आ गई हैं जो हिंदुस्तान में पहले नहीं थी इस लेवल के ऊपर, लेकिन इस आजादी को शायद कहीं ना कहीं नई जनरेशन हैंडल नहीं कर पा रही है ठीक से। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको जो खुलना भी हमें लग रहा है कि उन्हें लगता है कि लड़की हंस के बात कर ले या दोस्ती कर ले। यहाँ तो समाज में ये भी है ना कि कहते हैं कि एक लड़का एक लड़की दोस्ती नहीं करते, वो घर परिवार वाले पहले ही डांटने लगेंगे, या तो लड़की के घर वाले या तो लड़के के घर वाले। लड़के कुछ करके आ जाए तो उन्हें घर में रख दिया जाता है, लड़की के साथ कुछ हो जाए तो उन्हें समाज से बेदखल कर दिया जाता है। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर पेट्रियार्कल सोसाइटी का असर है। आप बुरा ना मानिएगा इस बात को, लेकिन जो पुरुष मानसिकता है हमारा जो हिंदुस्तान है 4 विभागों 4 दिशाओं में जो बटा हुआ है, ये एक्चुअली कल्चरली भी बटा हुआ है। समाज भी इसके अंदर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर आप ईस्ट वर्ड जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा लिबरलिज्म देखेंगे, और अगर आप डाउन द साउथ जाएंगे तो वहां पे आप बड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच देखेंगे, और अगर आप ईस्ट और वेस्ट में देखेंगे तो आपको थोड़ा बैलेंस नजर आएगा। जैसे बॉम्बे है, कंजर्वेटिव भी है, मॉडर्न भी है, महाराष्ट्र कंजर्वेटिव भी है, मॉडर्न भी है, लेकिन औरतों के नाम पे प्रॉपर्टीज लिखी जाती हैं साउथ के अंदर। असली हकदार जो इनहेरिटेंस करती है वो औरत करती है। उधर समाज में विश्वास पूरा औरत के हाथ पे रखा जाता है कि ये पैदा करने वाली है, ये सृष्टि को बनाने वाली है, ये हमारे परिवार को बनाने वाली है, ये बेवकूफ कैसे हो सकती है, और इसके हाथ में ताकत थामेंगे तभी हमारा घर अच्छा निकलेगा। ऐसा विश्वास एक माँ को, एक बहन को और एक औरत को इस समाज में होना चाहिए, और इसका समर्थक कौन है? आदमी है। ये टीम वर्क है जी। परिवार के अंदर टीम वर्क चलता है, समाज में भी टीम वर्क चलता है। कहीं ना कहीं आदमियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अब चेंज आ रहा है। एज अ फादर हम चाहते हैं हमारी लड़की IIM करे, IIT में पास आउट हो जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन जब हम बाद में सोचते हैं कि अरे इसको तो बाहर छोड़ना पड़ेगा। फादर से पहले मदर की बात आती है। हमें तो लगता है कि पहली टीचर वही होती है किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी बच्चा या बच्ची हो, पहली टीचर तो माँ ही होती है, वही सिखाती है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन जैसे मैं समाज के बारे में सिखाते हैं। जैसे मैं कह रही थी कि घर में टीम वर्क होता है। पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जब शादी से पहले इस टीम वर्क के बारे में जिस तरीके से बात हो रही है, तो यहाँ ये भी कहेंगे ना कि अगर कोई माँ अपनी बच्ची से कह रहा है कि नहीं आप जाइए, एकदम आराम से रहिए, समाज में खुल के एकदम खुले तौर पर रहिए, न लड़का न लड़की कोई भेदभाव नहीं, लेकिन वही पिता अगर बीच में बोल दे तो लड़की को दबना पड़ता है और साथ ही साथ उसकी माँ को, यानी कि उसकी पत्नी को भी दबना पड़ता है। तो वही मैं कह रही हूँ कि देखिए, इसमें दोनों का रोल है। एक अकेली औरत खड़ी होकर अपने आदमी के खिलाफ नहीं रह सकती, क्योंकि उसको घर चलाना है। अगर वो हाउसवाइफ है तो उसको रोटी पकानी है, वो पैसा कमाना नहीं जानती, ये मानसिकता, वो पैसा कमाना नहीं जानती। तो ऐसा नहीं है कि वो रोटी कमाने वाली है तो वो कमजोर है, कमजोर नहीं है, ताकतवर है, लेकिन घर को चलाने के लिए बुद्धिमत्ता से चलना पड़ता है, जोश से नहीं चल सकते। आपने भी तो वही किया, घर भी चलाया और बाहर भी काम कर रहे हैं। इसमें मेरे साथ मेरे हस्बैंड बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, जिन्होंने मेरा हमेशा पीठ के ऊपर हाथ रखा और बोला कि जो आप करना चाहती हो करो, लेकिन लिमिट्स के अंदर। मेरी ये टाइम लिमिट थी कि मैं अगर 8 बजे ऑफिस से आता हूँ तो आप मेरे सामने होनी चाहिए, जो जायज है। अगर जरूरत है तो मुझे 8 बजे निकलना अलाउड था जी। अगर जरूरत है, जरूरत नहीं है तो बेमतलब कौन 8 बजे रात को, वैसे भी नहीं कोई निकलता जी। अंधेरे के अंदर, जंगलों के अंदर ऐसे 8 बजे आप बाहर निकल जाएंगे, वो तो वैसे भी सेफ नहीं है ना आपके लिए। कोई सांप ही काट सकता है, कोई कीड़ा काट सकता है, कोई डॉग आपके पीछे लग सकता है, बड़े फैक्टर्स हैं इसके अंदर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। एक आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते कहीं पर, लेकिन उनका सपोर्ट इतना था कि मुझे अलाउड था, अगर मैं सोशलाइज करना चाहूँ, सोशल वर्क करना चाहूँ, फ्रेंड सर्कल में जाना चाहूँ, आपस में हम दोनों की बताने की, रिपोर्टिंग की वो चीज थी कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ। एक अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर मैं ये काम कर पाई और आज आप लोगों के सामने। एक चीज आपसे जानना चाहते हैं शैलजा जी, जिस तरीके से आप उन महिलाओं के को लेकर काम किए हैं जो हालांकि अत्याचार की शिकार हुई हैं, क्या कॉमन चीजें आपने पाई उनमें? देखिए, जब एक तहस आती है ना आदमी के दिमाग के अंदर, तो वो भूल जाता है। जैसे आपने दारू पी ली, आप एक पैक पी रहे हैं तो ठीक है, आप कंट्रोल कर लेते हैं। कई लोग हैं जो अपनी मानसिकता को कंट्रोल कर लेते हैं, कई लोग होते हैं जो अपनी मानसिकता को कंट्रोल कर ही नहीं पाते। टेक्नोलॉजी इसमें हमारा आज की तारीख में बहुत गड़बड़ कर रही है कि अनकंट्रोल बिहेवियर हो रहा है लोगों का, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के अंदर ही घुसे हुए हैं। उन्हें पता नहीं है समाज में चलना कैसे चाहिए, उन्हें पता नहीं है हमारे दिमाग को हमें कंट्रोल कैसे करना चाहिए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए इस मॉडर्न समाज के अंदर, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है।
यहाँ पेरेंट्स से दूर होकर लड़कियां गांव से उठ के शहरों में कॉल सेंटर्स के अंदर काम कर रही हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। बिछड़े पहने हुए, मांग पहने हुए औरतें खेतों से उठकर मॉल के अंदर गार्ड का काम कर रही हैं। खेत वाली औरत जो पर्दे में रहती थी सारा टाइम, आज वो उठ के मॉल के अंदर या लेकिन वो खेत में भी सुरक्षित नहीं है और मॉल में भी सुरक्षित नहीं है वो महिला। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। 8 महीने की बच्ची हो या 80 साल की बुजुर्ग हो, सुरक्षित कोई नहीं है। देखिए, इसके पीछे एक तो जैसा क्राइम वैसी सजा, सीधी बात है। अगर हमने वो काम नहीं करा, जब हम वेस्ट को अपना रहे हैं तो हमें ईस्ट को भी थोड़ा सा अपनाना चाहिए ना, अपनाना चाहिए। हर कल्चर अच्छा है, हर कल्चर में कुरीतियां भी हैं और अच्छी बातें भी हैं। अब अगर हम अक्लमंद तभी कहलाएंगे जब हम हर चीजों को एक साथ लेके चलेंगे, ना कि ये कि नहीं कि हम जात में फंस गए, हम रीत में फंस गए, हम ईस्ट में फंस गए, हम वेस्ट में फंस गए। आज वो जमाना नहीं है कि हम एक डायरेक्शन में होके चलें, हमें चारों तरफ से जो भी अच्छा है वो लेके चलना चाहिए साथ में। तो इसी तरीके से जो क्राइम हैंडलिंग है वो भी उसी तरीके से होनी चाहिए। हालांकि सरकार सीवियरेस्ट पनिशमेंट देती है, लेकिन कुछ टाइम लैप्स इतना लग जाता है कि उस चीज का असर खत्म हो जाता है। जैसे कई केसेस ऐसे होते हैं जिनको बड़ी स्ट्रांगली हैंडल करना चाहिए और एक समाज तक ऐसा मैसेज पहुंचना चाहिए कि बाद में दोबारा कोई जरूरत ना कर पाए। क्या अब होता है क्या 16 दिसंबर निर्भया मामला, कानून में बदलाव, क्या रुका? ये मानसिकता ही नहीं बदली समाज में, क्योंकि क्राइम को जो एड्रेस करने का तरीका है शायद उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी रह गई। मैं तो एक ही बात जानती हूँ, मेरे को मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं कानून की किताबें जानती हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मैं जो समझती हूँ कि अगर बच्चा 10 रुपए का नोट चोरी करता है तो उसी समय झापड़ मारा जाए मुंह पे तो वो समझ जाता है कि हाँ मुझे 10 रुपए चोरी नहीं करने हैं। और अगर आप उसको प्यार से समझाएंगे, बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो, उसे समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्राइम कर क्या रहा हूँ, और वो चोर से डाकू बन जाएगा और डाकू से बर्बादी पे उतर आएगा। एक मानसिकता ये भी है शैलजा कि जिस तरीके से बच्चा 8 बजे जा रहा है तो ठीक है, लड़की जा रही तो नहीं ठीक है, अगर वो दिन के उजाले में भी जा रही तो कोई साथ जाता है। देखिए, दिन के उजाले में अगर उसको चक्कू के नीचे घोंप दिया जाए भरे बाजार के अंदर, तो आप अपनी बच्ची को अंधेरे की तो बात ही छोड़ दीजिए, अंधेरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब दिन के उजाले में ये काम हो रहे हैं, अंधेरों की तो बात किसने करी? 75 साल की औरत घर में बैठी हुई क्या कर रही होती है ऐसा कि उसके साथ रेप होना चाहिए या मोलेस्टेशन होना चाहिए या उसको कोई मार के निकल जाए? एक नहीं 100 किस्से। आप सुबह पेपर उठाइए, आप चाय पीते हैं, चुस्की लेते हैं और छोड़ देते हैं उस खबर को, क्योंकि वो आपके लिए सिर्फ खबर है, क्योंकि अभी तक वो आग आपके घर में नहीं आई या मेरे घर में नहीं आई, मेरी बच्ची नहीं है वो। ऐसा क्यों सोचते हैं? एक जो स्पिरिट है युवा के अंदर जो होनी चाहिए थी वो दब के रह गई है कहीं ना कहीं। क्यों दब गई है? क्यों डर गए सब लोग? एक चक्कू मारने वाले को 100 लोग जो पास से गुजर रहे थे वो क्यों नहीं पकड़ पाए? क्यों नहीं उन्होंने एक गुट होकर उनको दबा के डाल दिया कि भाई तू रुक जा यहाँ पर? इतनी ताकत लोगों में क्यों खत्म हो गई? क्यों डर है इस बात के अंदर? क्योंकि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रांग हैं, लीगल सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है, हम टाइम लेते हैं लेकिन कुछ ज्यादा टाइम ले लेते हैं पनिशमेंट देने के लिए। और पहली बात मुझे कुछ थोड़ी सी बात ये भी अजीब सी लगती है कि जब ऐसा केसेस होते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कस्टडी किसको मिलती है? सेफ कस्टडी। बचता कौन है? क्रिमिनल, जिसने क्राइम करा है। 2 पुलिस वाले बॉडीगार्ड की तरह उसके साइड में आ जाते हैं और उसको अंदर ले जा लेते हैं, पुलिस कस्टडी के अंदर बिठा देते हैं कि बैठिए आप आराम से, फिर आपकी चेकिंग होगी, फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। और जो बेचारी विक्टिम है वो दर बदर ठोकर खाते खाते और बताते बताते अपनी कहानी, शायद उसकी आत्मा अंदर से कहीं ना कहीं मर जाती है। आधे केसेस तो इसी तरह लोग औरतें छोड़ के भाग जाती हैं। उनको मैसेज क्या देना चाहती हैं उन महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो अपने आप को दबी कुचली समझती हैं? मैं ये नहीं कह रही कि जैसे अब ये केस ले लीजिए आप कि जहाँ पे लड़की को चक्कू से गोदा गया खुलेआम सुबह के समय, इस समय जो औरतें थी वहां से गुजर रही थी वो भी तो इकट्ठी नहीं हुई। आप आदमी को खाली कैसे दोष दे सकते हैं? तो ये तो समाज ही गलत दिशा में जा रहा है। अगर इस समाज के अंदर आर्मी वाली फीलिंग नहीं आएगी, एक सुरक्षा, एक बॉर्डर पे आदमी अपनी जान देने को तैयार है ताकि आप सो जाएं ढंग से, और आप कर क्या रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इन लोगों को आर्मी की पढ़ाई करानी चाहिए। इस युवा को सर्व करना सिखाओ, चाहे 1 महीना भेजो, इनको बॉर्डर पे भेजो, जाओ देख के आओ देश की रक्षा कैसे होती है, ताकि ये सीखें कि औरत की रक्षा कैसे होती है। इनका पहला लेसन स्कूल के अंदर ये जरूर होना चाहिए 10वीं खत्म होने से पहले कि जा बेटा देख के आ, सड़क पे खड़ा हो, तुझे पता चलना चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस वाला कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इसका 1 हफ्ता उसकी पढ़ाई के अंदर करिकुलम ऐड होना चाहिए कि जाओ आप भी पुलिसमैन बन के देखो कि वहां पे चोरों को सजा कैसे मिलती है,
कहीं ना कहीं अवेयरनेस लेवल बहुत लो है जी। और सजा से वो लोग डरते नहीं है जी। और दारू के अंदर डूबे रहते हैं और इसीलिए ये क्राइम बढ़ते जा रहे अल्कोहलिक हैं। हो चुके हैं। तो जो हमारी बाइकर्स की जो आर्मी बन रही है, जो मूवमेंट है एक तरीके का, वो इसी के लिए है कि देखिए 24 घंटे आपको कहीं ना कहीं बाइक वाला मिलेगा, चाहे वो गांव हो, चाहे वो नदी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे सड़क हो, चाहे कहीं भी हो। तो हम ऐसा एक ऐप तैयार कर रहे हैं जहाँ पे एक जरा सी आवाज चीख निकली नहीं औरत की और वो वहाँ के जितने बाइकर्स जैसे ओला में और इसमें उबेर में दिखाते हैं कि इतने सारे गाड़ियां खड़ी हैं वहाँ, उतने जितने भी बाइकर्स उसके आसपास में होंगे वहां तक मैसेज पहुंच जाएगा, अलर्ट हो जाएगा और लोग खड़े होकर उसकी प्रोटेक्शन में 100 आदमी अगर वहां पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्राइम रेट भी डाउन हो जाएगा और एक अवेयरनेस आएगी दैट वी हैव टू बी द सोल्जर्स ऑफ द कंट्री इनसाइड। चलिए शैलजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी कई गूढ़ है, क्योंकि दशकों से हम यही सवाल कर रहे हैं और जवाब आज तक नहीं मिला कि ये आधी आबादी के साथ ये दोहरा मानसिकता क्यों, दोहरा रवैया क्यों? क्या महिलाओं को ही शिकार बनाया जाता रहेगा या इंसाफ उन्हें नहीं मिलता रहेगा? क्यों हम अपने लड़कों को ये नहीं कहते कि आप 8 बजे 10 बजे के बाद घर से ना निकलिए? हम लड़कियों को कहते हैं। उनके पहनावे पर टोकाटाकी करते हैं या उनके साथ कोई वारदात होती है तो हम पहले लड़कियों को चुप कराते हैं, लड़कों को हम कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या ये दोहरी मानसिकता ये दर्शाने के लिए काफी है कि इसी वजह से महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है और होता रहेगा? इसी के साथ दीजिए इजाजत।